स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना आज राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके रोजमर्रा के घरेलू खर्चों में सहायता देना है। हाल ही में योजना की 16वीं किस्त का भुगतान 9 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो क्रिसमस से पहले तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये के रूप में पहुंच चुका है। अब सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी राहत देते हुए दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं 18वीं किस्त एक साथ जारी करने का फैसला लिया है। इस बार महिलाओं को कुल 5,000 रुपये की राशि दी जा रही है, जिसकी शुरुआत पहले चरण में 12 जिलों से हो चुकी है। बाकी जिलों की महिलाओं को भी अगले कुछ दिनों में यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। भारत में लाखों मजदूर और श्रमिक ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनके पास बुढ़ापे में आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और खेतीहर मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि 60 साल की उम्र के बाद वे क्या करेंगे। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें पात्र श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह योजना असंगठित कामगारों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। हाल ही में सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 450 रुपये की भारी कटौती की गई है। यह निर्णय आम जनता, विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इस कटौती से न केवल रसोई का बजट संतुलित होगा, बल्कि महंगाई के मोर्चे पर भी जनता को सुकून मिलेगा। यह कदम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इससे गरीब परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना और भी आसान हो जाएगा। बिहार सरकार की जीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। अब जीविका दीदियों को 50,000 रुपए तक की राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस राशि का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों जैसे सिलाई, मुर्गी पालन या दुकान को बढ़ावा देना है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही एक अहम योजना है। इस योजना के तहत आप 50% अनुदान पर 5 गाय और 10 दुधारू गाय का लाभ उठा सकते हैं। वहीं 2 गाय के लिए केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिसमें उन्हें 75% तक अनुदान मिलेगा। अगर दिव्यांग या विधवा महिलाएं 2 गाय के लिए आवेदन करती हैं, तो उन्हें 90% तक अनुदान राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए में 8% की बढ़ोतरी को कैबिनेट स्तर पर मंजूरी प्रदान कर दी है। यह खबर 2026 की शुरुआत में सामने आई है, जब महंगाई की मार मध्यम वर्ग पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, किराना, दवाइयों और दैनिक जरूरतों की कीमतों में लगातार उछाल के बीच यह डीए हाइक लाखों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। हर साल जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा की जाती है और इस बार 8% की वृद्धि से कर्मचारियों व पेंशनर्स की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है। यह तब हुआ जब ललन सिंह ने हाल ही में आरसीपी के जदयू में वापसी की संभावना को खारिज कर दिया था और उन्हें 2020 चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार ठहराया था। आरसीपी का यह कदम विवाद को शांत करने और सकारात्मक संकेत देने वाला माना जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार से अपने करीबी संबंधों का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती पर केंद्र और नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था, परिवारवाद और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि उनका समय कमजोर है, वे नहीं। उन्होंने 100 दिनों में सरकार से वादे पूरे करने की मांग की और बिहार को बचाने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए तीसरा पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज एरो ब्रिज 3 शुरू हो गया है। डीजीसीए की मंजूरी के बाद बोर्डिंग गेट संख्या 11 के साथ इसे शनिवार से चालू किया गया। पहली उड़ान बेंगलुरु से पटना पहुंची स्पाइसजेट की रही। कैबिनेट विस्तार के साथ बिहार में बोर्ड, निगम और आयोगों का पुनर्गठन होगा। एनडीए सहयोगी विधानसभा चुनाव में मनोनीत पदाधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं। कई पदधारकों के खिलाफ दल विरोधी आचरण की शिकायतें मिली हैं, जिन पर कार्रवाई होगी। नए युवा आयोग का गठन भी फरवरी में होने की उम्मीद है, जिसमें विषय विशेषज्ञों को प्राथमिकता मिलेगी। यह कदम सरकार को एक्शन मोड में दर्शाता है। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित रोजगार मेले में बिहार के 450 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण का संकल्प बताया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के 10 लाख रोजगार के लक्ष्य का हिस्सा है, जिससे देश स्टार्टअप हब बनेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी में आंतरिक असंतोष खुलकर सामने आया है। वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने टिकट वितरण पर गंभीर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने दिनारा सीट का उदाहरण देते हुए विजय मंडल का टिकट काटने पर नाराजगी जताई। भाजपा ने इस बयान पर तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है, जिससे राजद की अंदरूनी कलह उजागर हुई। रोहिणी आचार्य ने बिहार में लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग हर दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार और यौन उत्पीड़न हो रहा है, फिर भी सरकार गहरी नींद में है। रोहिणी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सारण में नाबालिग से दुष्कर्म और पटना में युवती को जिंदा जलाने जैसी घटनाओं का जिक्र किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हुए उनके जीवन को प्रेरणादायक बताया। हाल ही में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनके संघर्ष और सादगीपूर्ण जीवन ने वंचितों के उत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो आज भी प्रासंगिक है। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी सरफराज खान और शुभमन गिल के रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं। वह पहले ही विराट कोहली का यूथ वनडे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और सबसे कम उम्र में 50+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह मैच ग्रुप बी में शीर्ष स्थान के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वैभव की बल्लेबाजी पर सबकी निगाहें होंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार शाम पटना पहुंचेंगे। रांची में उन्होंने जनजातीय संवाद कार्यक्रम में आदिवासी समूहों से गहन चर्चा की और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें की। पटना में भी उनके संगठनात्मक बैठकों और मार्गदर्शन कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है, जिसे आगामी संघ गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग मद्य निषेध विभाग में अवर निरीक्षक के 78 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से स्वीकार करेगा, जिसकी अंतिम तिथि 27 फरवरी है।
स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी 1 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुड़ उत्पादन इकाई अनुदान आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी है और जेईई मेन जनवरी सत्र में अब तक 7.70 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लग्जरी कैरावैन बस सेवा शुरू हो गई है। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पटना से 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें होटल जैसी सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें सोफा, किचन, बाथरूम और स्लीपर बेड शामिल हैं। पर्यटक अब बिना होटल की चिंता किए बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। बुकिंग भी शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस पर पटना का गांधी मैदान बिहार के विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का जीवंत प्रदर्शन स्थल बनेगा। राज्य के 12 विभाग अपनी झांकियों के माध्यम से नए बिहार की तस्वीर पेश करेंगे। इनमें महिला बस चालक, जीविका दीदियों की आत्मनिर्भरता, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और नशा मुक्त बिहार जैसे विषयों पर विशेष जोर रहेगा, जो राज्य की प्रगति और बदलाव को दर्शाएंगे। केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष भारतीय बैंक संघ और यूएफबीयू के बीच 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर वार्ता विफल रही। इसके चलते 25 जनवरी से 28 जनवरी तक 4 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे, जिसमें चौथा शनिवार, रविवार, गणतंत्र दिवस और अखिल भारतीय हड़ताल शामिल है। लगभग 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी 27 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। डिजिटल सेवाओं के कारण ग्राहकों को अधिक परेशानी नहीं होगी। आईपीएस विकास वैभव ने पीरपैंती, भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने सरकारी नौकरी के बजाय उद्यमी बनने पर जोर दिया ताकि बिहार का समग्र विकास हो सके। वैभव ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप, छोटे उद्योग और कृषि आधारित व्यवसाय की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भागलपुर बाईपास के अलावा मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन, NH80 और भागलपुर हंसडीहा 4 लेन पर अब वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। बाईपास पर पहले से टोल लग रहा है, जिसकी दरें निर्धारित हैं। नए टोल प्लाजा कहलगांव, कल्याणपुर और बांका के बौंसी में बनेंगे, जिनमें शौचालय, एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं होंगी। सड़क के रखरखाव के लिए टोल वसूली आवश्यक है। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर 2 टोल प्लाजा होंगे। मानपुर प्रखंड में 349.22 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर निर्माण कार्य का भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। यह 2 लेन एलिवेटेड ब्रिज मानपुर खीजरसराय मुख्य मार्ग पर जनकपुर के पास बनेगा। इसका उद्देश्य गया नवादा रोड पर लगने वाले लगातार जाम से लोगों को राहत दिलाना है। इससे यातायात सुगम होगा, समय बचेगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री के बाद अब दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। राजस्व विभाग जार भूमि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के साथ ही दस्तावेज सीधे अंचलाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध होंगे, जिससे प्रक्रिया सरल होगी और अनावश्यक आवेदनों की पुनरावृत्ति रुकेगी। यह बदलाव अधिकारियों और रैयतों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। रांची जिले में बीते 6 महीनों में 39,346 नए राशन कार्ड धारक जोड़े गए हैं, लेकिन 30,290 लाभार्थी अभी भी सूची में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। कुल 90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30,000 अपात्र नामों को हटाया गया। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक नाम रांची नगर निगम में जुड़े। अधिकारी ने बताया कि अपात्र नामों के हटने पर प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिलेगा। प्रक्रिया जारी है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें जामताड़ा आने का निमंत्रण दिया, जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान झारखंड की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन सरकार के प्रयासों की सराहना की और भाजपा को तथ्यों के साथ जवाब देने का संदेश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। बोकारो में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के पहले दिन झारखंड ने मेघालय के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान राजनदीप सिंह के नाबाद दोहरे शतक, 201 नॉट आउट और नकुल यादव के शतक,
113 की बदौलत टीम ने 4 विकेट पर 388 रन बनाए। मेघालय के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे। संतोष ने 2 विकेट लिए। झारखंड मजबूत स्थिति में है और बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। धनबाद रेल मंडल के चिचाकी स्टेशन पर उर्स मेले के कारण 6 ट्रेनों 3 जोड़ी को 7 फरवरी तक 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह सुविधा गुरुवार से लागू हो गई है। गंगा सतलज, कोलकाता जम्मूतवी और कोशी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अब चिचाकी में रुकेंगी। जेएसएससी नियुक्तियों में अब प्रारंभिक परीक्षा और निगेटिव मार्किंग लागू होगी। कार्मिक विभाग ने 3 नियमावलियों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है। 50,000 से कम आवेदन पर सीधे मुख्य परीक्षा होगी, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 120 प्रश्न होंगे और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जुटान की कोर कमेटी ने फरवरी में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। सदस्यता अभियान 10 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद 10 से 15 फरवरी के बीच मतदाता सूची और चुनाव समिति का गठन होगा। चुनाव लगभग 20 फरवरी को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित होंगे, जबकि शपथ ग्रहण 22 फरवरी को होगा। कार्यभार को देखते हुए अब जुटान की कार्यकारिणी का चुनाव हर साल होगा।